नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सूबे में इस समय सियासत लगातार हिचकोले ले रही है और ये सियासत अब केंद्रित हो गई है मुजफ्फरनगर में। उसी मुजफ्फरनगर में जहां पर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। ये गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी संस्कृति को मिल करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नेगेटिव पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं, नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी आरएलडी मिलकर के, यहां सवाल ये नहीं किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला, हम दोनों मिलकर के किसानों के हक और सम्मान के लिए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। जाते हैं तो वही बात याद दोहराते हैं, उनके बड़े लीडर भी ये कर रहे हैं। तो क्या मौलिकता के आधार पर विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बहस से बच रही है? भारतीय जनता पार्टी अभी भी पुराने ही मुद्दे उठा रही है, उनके नेता पुराने ही सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भाइयों बहनों, वे आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे। हमने तो अयोध्या में भगवान राम का भी भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। पहले अपराधी सिर चढ़ करके किसी भी व्यापारी का अपहरण कर लेता था, राह चलते हुए व्यक्ति को गोली मार देता था। आज वही अपराधी गले में पत्ती लटका करके चलता है कि साहब जान बकस दो, अब सब्जी बेचूंगा। आपने देखा होगा ना कई जगह। और इसीलिए भाइयों बहनों मैं यही कहने के लिए आया हूं, सरकार चलाने के लिए सोच ईमानदार चाहिए, और जब सोच ईमानदार तो काम दमदार। ये काम दमदार तभी है क्योंकि सोच ईमानदार है। जिनकी टोपी पर सचिन और गौरव के खून की छींटों से दागदार हो, जिस तरह के घोषित अघोषित प्रतिबंध इलेक्शन पर है, आपको लगता है कि कल्पना आपने इलेक्शन की थी? भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं ऐसे करके। उन्हें ये नहीं पता इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए जो ये भूल गए हों कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहां जितने भी पत्रकार बैठे हैं और हम लोग सब जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। ये प्रिविलेज अगर किसी पर है, किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने का, तो भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, कोई भी ट्विस्ट कर सकती है। ये तो क्योंकि विभाग मेरे पास नहीं है, विभाग तो केंद्र सरकार के पास है, वही बता सकते हैं। तो आप सुन रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे किस तरीके से मुजफ्फरनगर से अखिलेश यादव और हापुड़ से सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही बरसते नजर आ रहे हैं। संवाद कार्यक्रम है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत करी है और संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें जयंत चौधरी मौजूद थे और अखिलेश यादव भी। जमकर निशाना साधा है। कोविड गाइडलाइंस का जिक्र भी इस दौरान करते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के चुनावी दौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ का दौरा किया है। इस दौरान मेडिकल कॉलेज में सीएम ने कोविड वार्ड का निरीक्षण किया, जिसके बाद पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना से जीवन और जीविका बचाने के लिए पीएम की अगुवाई में काम हुआ है। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की भी कमी हुई। 551 ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश और 29 मेरठ में प्लांट किए गए हैं। वहीं उन्होंने वैक्सीन को लेकर कहा कि वैक्सीन के बारे में शुरुआती दौरान लोगों ने भ्रम फैलाया, इसे बीजेपी का वैक्सीन कहा गया, लेकिन टीकाकरण के कारण ही थर्ड वेव कम प्रभावी रही है। जीवन और जीविका बचाने के लिए लोगों को वैक्सीन के साथ ही गरीब हाथ न फैलाना पड़े, इसके लिए मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। 10 दिन के अंदर अनुमान है थर्ड वेव पर भी हम काबू पा जाएंगे। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की थर्ड वेव वर्तमान में पूरी दुनिया में है।
कोरोना के प्रथम और द्वितीय वेव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में पूरे देश ने कोरोना में जीवन और जीविका दोनों को बचाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। सेकेंड वेव के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस भी हुई, लेकिन मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के सहयोग से आज हम लोग ऑक्सीजन में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को उत्तर प्रदेश प्राप्त कर चुका है। हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। 551 ऑक्सीजन प्लांट हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर लगाए और आपके मेरठ जनपद में भी 29 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए, जिनमें से 28 क्रियाशील है। वैक्सीन के बारे में जो शुरुआती समय में गुमराह करने का प्रयास हुआ, बहुत सारे लोगों ने उस समय तमाम प्रकार की भ्रांतियां पैदा करने का प्रयास किया। वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन को मोदी वैक्सीन बताया गया, बीजेपी का वैक्सीन बताया गया, लेकिन इस वैक्सीन के जो परिणाम आए हैं, इसने थर्ड वेव की आशंका को पूरी तरह निर्मूल साबित किया। आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि वर्तमान में तीसरी वेव कोविड की चल रही है। सेकेंड वेव में जो उत्तेजना थी, जो मारामारी थी, लोगों में जिस प्रकार से हॉस्पिटल में जाकर के बेड आरक्षित करने का एक बहुत ज्यादा अति सक्रियता देखने को मिली थी, थर्ड वेव में ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। 18वीं विधानसभा के गठन के लिए होने वाले चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने आज प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी। आपको बता दें कि भाजपा मुख्यालय से जारी की गई इस तीसरी सूची में 91 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा है। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश पासी को जगदीशपुर सुरक्षित से टिकट दिया गया है। कुंडा से बीजेपी ने सिंधुजा मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं इलाहाबाद दक्षिण से मंत्री नंद गोपाल नंदी को टिकट दिया गया है। तो वहीं सूबे के चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की एक और सूची जारी हुई है, जिसमें कुल 8 उम्मीदवारों का जिक्र है। साथ ही खास बात यह भी है कि इसमें लखनऊ की 9 सीटों में से 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। पूर्व सांसद सुशीला सरोज को मलिहाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि मोहनलालगंज सीट से अम्बरीश पुष्कर को टिकट दिया गया है। आपको ये बता दें कि पिछले कई दिनों से इंतजार था कि लखनऊ की सीटों पर कब कौन सी पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान करती है, जिसमें सबसे पहले अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी ने अब तक कुल 403 सीटों में से 262 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो बसपा भी प्रत्याशियों के ऐलान में पीछे नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती 53 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान करती नजर आई। बसपा ने आज पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर की विधानसभा सीटों पर टिकट की घोषणा की है। पीलीभीत के बीसलपुर सीट से अनीक खां उर्फ फूल बाबू बसपा के प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा लखीमपुर खीरी के पलिया से डॉक्टर जाकिर हुसैन, निघासन से मनमोहन मौर्य, कस्ता से सरिता वर्मा और मोहम्मदी से शकील अहमद सिद्दीकी को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चंद्रशेखर आजाद रावण के दल आजाद समाज पार्टी की ओर से चौथे चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में चौथे चरण के 9 जिलों की सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सुभाषपा सपा के गठबंधन में न सिर्फ इनमें से 3 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ। लिस्ट के अनुसार बहराइच की बलहा सीट से ललिता हरेंद्र, हरदोई के संडीला से सुनील अर्कवंशी और सीतापुर के मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी को टिकट सौंपा गया है।
तो प्रत्याशियों के घोषित होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इसमें सुहेलदेव समाज पार्टी, जी हां, आपको ये भी बता दें कि तीन और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है। संडीला से प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी के नाम की घोषणा हुई है। इसके अलावा 2 और नाम आज घोषित किए गए हैं। सुभाषपा अब तक कुल 3 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। इस लिस्ट में सीतापुर की मिश्रिक सीट से मनोज कुमार राजवंशी और बहराइच के बलहा सीट से ललिता हरेंद्र को टिकट सौंपा गया। तो अनूप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ चुके हैं, लखनऊ से लाइव जुड़े हैं अनूप, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि जिस तरीके से प्रत्याशियों के घोषित होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, चूंकि वोटिंग में पहले चरण में अब समय भी कम रह गया है, ऐसे में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बेहद जरूरी भी है। लेकिन अभी तक लखनऊ की कई सीटों के में प्रत्याशियों का ऐलान बीजेपी की तरफ से नहीं हुआ, हालांकि इसकी शुरुआत सपा ने कर दी है। देखिए, लगातार सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में निकाल रहे हैं, यानी लगातार लिस्टें आ रही। आज भाजपा ने 91 प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसमें खासकर जो चर्चा का विषय बना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार सलभ मणि त्रिपाठी को टिकट दे दिया गया। हालांकि पूरी 91 प्रत्याशियों की बात करें तो 17 विधायकों के लिस्ट में नाम गायब कर दिया, नहीं उनको टिकट नहीं दिया गया है, नए प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। तो लगातार जिस तरीके से भाजपा जिताऊ और कैंडिडेट और लोकप्रिय कैंडिडेट को जिस तरीके से लगातार दिल्ली में बैठक लगातार चुनाव कोर कमेटी की चल रही है, उसी प्रकार से एक प्लानिंग के तहत कि जिताऊ कैंडिडेट हो, लोकप्रियता के हिसाब से या फिर जाति समीकरण के हिसाब से लगातार प्रत्याशियों को उतार रही है। वही बीएसपी की अगर बात करें तो भारतीय बीएसपी लगातार प्रत्याशियों के साथ साथ सभी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही, चाहे मुस्लिम समाज की बात करें या फिर ब्राह्मण समाज की बात करें या फिर और भी अन्य जातियों को लेकर सबको साथ लेकर चल रही है। ठीक उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी की बात करें, 8 प्रत्याशियों को आज सूची जारी हुई है। लगातार अखिलेश यादव जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में है, क्योंकि समाजवादी का जो मुझे लगता है कि अभी तक जो लिस्ट आई उसमें बहुत सारे ऐसे हैं आपराधिक किस्म के हैं, लगातार जो उनके नाम शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को जिताऊ प्रत्याशी की तलाश है, वो चाहे आपराधिक किस्म का हो या फिर किसी जाति मजहब का हो, कोई मतलब नहीं उससे रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से अन्य जो छोटे छोटे दल हैं वो भी लगातार अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं। अब लखनऊ चूंकि चर्चा का विषय है, लखनऊ की शहर सीट की बात करें, जो कैंट विधानसभा की बात करें या सरोजिनी नगर की बात करें, लगातार चर्चा का विषय है। बीजेपी अभी फिलहाल अपने पत्ते नहीं उस पर काफी, क्योंकि मंथन होना है। ऐसे में दिल्ली में कोर कमेटी की बात करें या फिर लखनऊ पदाधिकारियों की बात करें, लगातार मंथन चल रहा है, क्योंकि ये जो सीटें हैं इस पर कई दावेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ये सोच रही है कि ये जो शहर की सीटें हैं, पहले भाजपा अगर प्रत्याशी उतारती है तो उनकी काट के लिए उनकी कौन जिताऊ प्रत्याशी होगा, इनकी समाजवादी पार्टी को तलाश है। तो ऐसे में बसपा भी कहीं पीछे नहीं है। लगातार जिस तरीके से प्रत्याशियों की सूची लखनऊ एक केंद्र बिंदु बना है कि लखनऊ की ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, पहले आप। तो यहाँ पर पहले कौन प्रत्याशी जारी करे, इसको लेकर के प्रत्याशियों का ऐलान पहले कौन कर दे ताकि उसकी एक मजबूत काट ढूंढी जा सके, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख देवभूमि का करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रुद्रप्रयाग में चुनाव प्रचार के लिए हुंकार भरी है। उन्होंने कैंपेन की शुरुआत रुद्रनाथ महादेव मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना के साथ करी, आशीर्वाद दिया। इसके बाद शाह जनता के बीच पहुंचे और उनका समर्थन भी मांगा है। इसके बाद उन्होंने वर्चुअल संवाद किया। शाह ने कहा, उत्तराखंड का विकास बहुत जरूरी है और विकास तेजी से हो भी रहा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। वर्चुअल संवाद के दौरान शाह ने वीरभूमि उत्तराखंड के जवानों का जिक्र किया। शाह ने कहा, राज्य का जवान सेना में जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, पहले 17 विधानसभाओं के लिए वर्चुअल वैन्स का को हरी झंडी दिखाई जाती है, उससे प्रचार का आगाज होता है और आज से दिग्गजों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है और पहली कड़ी में अमित शाह।
बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो चुनावी आचार संहिता प्रभावी होने के बाद जो पहला बड़ा चेहरा उत्तराखंड में आया है वो गृह मंत्री अमित शाह है, जिन्होंने आज रुद्रप्रयाग जनपद से चुनावी आगाज कर दिया है। डोर टू डोर जनता से बात की है और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। साथ ही वर्चुअल माध्यम से सीधे तौर पर रुद्रप्रयाग जनपद की 2 विधानसभाएं और चमोली जनपद की 3 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर इन्होंने प्रचार किया है, जनता से वोट मांगे हैं। और साफ है कि चुनावी आगाज जरूर हो चुका है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के चलते केवल वर्चुअल माध्यम यहाँ पर बचा है या फिर आप बेहद ही सीमित संख्या में डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं, जिस तरह की अनुमति निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। तो पहले स्टार प्रचारक अमित शाह बने हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में आकर डोर टू डोर प्रचार किया है और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इसके बाद कई बड़े चेहरों को उत्तराखंड लाने का दावा भाजपा की तरफ से किया जा रहा है और साफ है कि चुनावी आगाज हो चुका है, तो ऐसे में कैसे जनता के बीच में जाकर डोर टू डोर प्रचार किया जा सके और कमबैक कैसे करना होगा। 60 पार का नारा भाजपा ने दिया है, तो उसको लाने का जिम्मा भाजपा के शीर्ष से लेकर ग्राउंड स्तर तक के नेताओं पर है। तो इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह रुद्रप्रयाग जनपद में प्रचार करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में लाल कुआं में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ नामांकन करने के बाद भाजपा प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि शेर को हराकर बब्बर शेर बनने का मौका आ गया है। हम स्थानीय मुद्दों को अच्छी तरीके से जानते हैं और उनको सुलझाने का काम करेंगे। प्रदेश की सबसे हॉट सीट के रूप में देखी जा रही लाल कुआं सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत के पार्टी प्रत्याशी बनने के बाद सियासत गर्मा गई है। यहां पार्टी ने जिला पंचायत सदस्य मोहन बिष्ट को पार्टी सदस्यता दिलाकर पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनौती तो होती है, चुनौती का हम सामना कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ है। स्वयं में मेरा किया इस क्षेत्र में बहुत कुछ है। जिला पंचायत सदस्य के रूप में मेरा 2 साल का कार्यकाल, मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक कार्य उसमें मैंने भी किए हैं और इतना मैं कहता हूं कि 2 साल का भी मेरा कार्यकाल हुआ है और मैं दावा करता हूं कि 10 वर्ष के कार्यकाल में भी किसी जिला पंचायत सदस्य ने इतना काम किया हो। और साथ ही हमारी जो वर्तमान सरकार रही है उसकी उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। उनने जो जनहित के काम, जन सरोकारों के काम किए हैं उसको लेकर बीच में जाएंगे। हमारे विधायक जी द्वारा जो यहाँ पर काम किए उनको लेकर बीच में जाएंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क बहुत मजबूत इस यहाँ पे है और भारी मोहब्बत से हम लोग इस चुनाव को जीत रहे हैं। बिल्कुल, योगेश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट है? सीट का परिवर्तन होता है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, रामपुर से उनका अब जो है ट्रांसफर कह सकते हैं, लाल कुआं हो चुका है और लाल कुआं में भी चुनौतियां कम होती नजर नहीं आ रही। देखिए, साफ तौर से नैनीताल जिले की सबसे हॉट सीट इस टाइम लाल कुआं बन गई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रचार समिति के जो चेयरमैन है हरीश रावत वो यहाँ पे मैदान में है। उनके सामने भाजपा ने जिला पंचायत सदस्य मोहन बिष्ट को उतारा है। मोहन बिष्ट निर्दलीय के तौर पर थे, लेकिन कुछ ही समय पहले उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है और उन्हें टिकट दिए गए। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस से जो पहले जिसको टिकट मिला था संजय डालको की, वो बगावत में उतर गई है। आज उन्होंने निर्दलीय के रूप में नामांकन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इससे भी कांग्रेस की एक दिक्कतें जो है वो शुरू हो गई है कि कांग्रेस ने जिसे पहले प्रत्याशी यहाँ से बनाया था वो खुद कांग्रेस के खिलाफ अब चुनाव मैदान में उतर गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेश, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो जो प्रत्याशी था अब वो बागी है और अब निर्दलीय प्रतिद्वंदी के तौर पर हरीश रावत के सामने होगा और चुनौती बहुत बड़ी है हरीश रावत के सामने। क्या ये अंतरकला जो है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ले डूबेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल जिले की लाल कुआं विधानसभा सीट इस बार सबसे ज्यादा हॉट सीट बन गई है, क्योंकि कांग्रेस से यहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनावी मैदान में होंगे। हरीश रावत ने आज लाल कुआं विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा लाल कुआं विधानसभा की जनता का उनको साथ मिलेगा और वो लाल कुआं को एक मॉडल विधानसभा बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और लाल कुआं विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने। सुनिए। जिले की लाल कुआं बेहद हॉट सीट बन गई है, क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मैदान में है। सीधे बात करने के लिए हमारे साथ हरीश रावत जी मौजूद है। सर, किस तरह की स्थिति देखते हैं लाल कुआं में? देखिए, लोगों में बहुत उत्साह है, एक उमंग है लोगों के अंदर और मुझे लगता है लोग परिवर्तन का प्रतीक मान रहे हैं हरीश रावत को, जो उत्तराखंड के जीवन में परिवर्तन लाएगा, जो आज की स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन लाने का काम करेगा। तो लाल कुआं की जनता मुझे इस परिवर्तन का प्रतीक मान करके, राज्य के कल्याण का, विकास का प्रतीक मान करके, जन सेवा, रोजगार लाने वाला प्रतीक मान करके, विकास को आगे बढ़ाने वाला प्रतीक मान करके मुझे अपना आशीर्वाद देगी। सर, आप